गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 नर व मादा युग्मकोद्भिद संरचना व विकास। और देखिए अब तक हम क्या पढ़ चुके थे। जो पादपों में लैंगिक जनन है उसमें हम अब तक पुष्प के बारे में पढ़ चुके थे और हमने पढ़ा कि पुष्प में एक तो होता है नर जननांग और एक होता है मादा जननांग। ठीक है। और नर जननांग किसे कहते हैं? नर जननांग कहते हैं पुमंग को। और मादा जननांग किसे कहते हैं? तो ये हम कहते हैं किसको? जायांग को। और देखिए नर जननांग में जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो क्या होता है? वो होता है नर युग्मक का निर्माण। इसी प्रकार मादा जननांग में जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो क्या होती है? मादा युग्मक का निर्माण। लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक, यानी नर युग्मक जैसा हमने कल पढ़ा था परागकण में बनते हैं, मादा युग्मक अंडकोशिका होती है। तो इन दोनों में क्या होता है? इन दोनों में होता है निषेचन, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? भ्रूण। क्या बनता है? युग्मनज। फिर क्या बनेगा? भ्रूण। भ्रूण से बीज और बीज से पादप। तो जब हम धीरे धीरे इस पूरे चैप्टर को विस्तार से फिनिश करेंगे, लैंगिक जनन का, पादपों में लैंगिक जनन का एक सामान्य प्रारूप है। और अब तक हम इसमें पुष्प पढ़ चुके हैं और कल तक के वीडियो में हमने समझा कि नर जननांग पुमंग में नर युग्मक कैसे बनता है। तो इस चैप्टर अध्याय 2 जो है इसके रिगार्डिंग अब तक हमने जितनी वीडियो बनाई है उसमें जो पार्ट 1, 2 और 3 है उसमें हमने ये जाना है कि नर जननांग पुमंग कि किस स्ट्रक्चर में नर युग्मक बनता है और किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर इसी तरह से जो हम कह रहे हैं कि मादा जननांग जायांग में क्या बनता है? मादा युग्मक बनता है। तो मादा जननांग जो होता है वो तो ये होता है जिसका प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है? स्त्री केसर कहलाता है। 3 मुख्य भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। हम पहले पढ़ चुके हैं इसमें कि जो स्त्री केसर है उसके नीचे का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। तो अब इसमें ये तो हो गया मादा जननांग। अब मादा जननांग में मादा युग्मक कहाँ बनता है इस पर बात करें तो वो हम कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है, यही कहेंगे ना ऊपरी तौर पर। तो कहाँ बनता है? अंडाशय में बनता है। अब अगर हम और डीपली जाएं तो अंडाशय में भी कहाँ बनता है? तो अंडाशय के भीतर एक स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार गोलाकार, जिसको बीजांड कहते हैं। तो बीजांड में बनता है। जैसे हमने यहाँ कहा था कि पराग कोश में बनता है नर युग्मक, और पराग कोश में भी कहाँ बनता है? तो आपने पढ़ा था कि इस प्रकार से अंदर 4 कोष्ठकीय रचना होती है जिसको लघु बीजाणुधानियाँ कहते हैं। तो इन लघु बीजाणुधानियों में परागकोश का निर्माण होता है, हमने कल डिस्कस किया था। तो जिस प्रकार हमने यहाँ स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ा था कि भाई नर युग्मक जो पुमंग है उसका प्रत्येक सदस्य पुंकेसर है, पुंकेसर में परागकोश है, परागकोश में लघु बीजाणुधानी है, और लघु बीजाणुधानी की जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं वो लघु बीजाणु का निर्माण कर रही है। तो एक स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पूरा इसको डिस्कस किया था। उसी तरह अब हम यहाँ पर भी मादा जननांग में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस संरचना में मादा युग्मक का निर्माण होता है और जिस संरचना में होता है वो कैसी दिखाई देती है। तो ये सब हमको आज विस्तार से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या पढ़ना है हमें आज? हमें आज पढ़ना है कि जो मादा जननांग है स्त्री केसर, इसके नीचे का फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। और अंडाशय के अंदर कुछ गोलाकार रचनाएं होती इस प्रकार की, ये एक या अधिक हो सकती है। मैं यहाँ एक बना रहा हूँ। इस रचना को क्या कहते हैं? इस रचना को कहते हैं बीजांड। बीजांड या इसको कहा जाता है, एक और इसका नाम है गुरु
बीजाणु धानी। देखिए गुरु बीजाणु धानी इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर मादा युग्मक बनेगा। अब नर युग्मक और मादा युग्मक में क्या होता है, यहाँ समझिए कि नर युग्मक जो होता है इसकी तुलना में मादा युग्मक की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए इसको तो क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु कहा जाता है। और जिसमें लघु बीजाणु बनेगा उस रचना को क्या कहा जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, लघु बीजाणु धानी कहा जाएगा। जैसे पराग कोश के अंदर जो 4 कोष्ठक थे उनको क्या कहा गया, लघु बीजाणु धानी। क्यों, क्योंकि उसमें लघु बीजाणु बन रहे हैं। लघु बीजाणु मतलब कौन, पराग कण। इसी प्रकार से यहाँ पर मादा युग्मक क्या होता है, इसकी तुलना में आकार में, जब ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। अब बड़े को कहा जाता है गुरु, तो मादा युग्मक क्या हो गया, एक तरीके से मादा युग्मक हो गया गुरु बीजाणु। और जहां गुरु बीजाणु बनेगा उसको क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु धानी। तो किसमें बन रहा है, बीजांड में बन रहा है, तो फिर बीजांड का एक और नाम क्या हो जाना चाहिए, गुरु बीजाणु धानी हो जाना चाहिए। यही बात हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि अंडाशय के अंदर जो बीजांड है इसी में मादा युग्मक बनता है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणु धानी कहा जाता है। अब ये जो अंडाशय के अंदर इसकी स्थिति कैसी होती है, तो यहाँ एक व्रंत होता है जिस पर ये बीजांड टिका होता है। इस व्रंत को कहा जाता है बीजांड व्रंत। क्या कहा जाता है, बीजांड व्रंत कहा जाता है। जो अंडाशय की भित्ति में इस प्रकार का उभार होता है जिस पर टिका होता है। तो ध्यान दें, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये जो व्रंत है इस व्रंत को तो क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। और ये जो अंडाशय की भित्ति का उभार है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बीजांडासन। बीजांड धन आसन, यानी ये जो बीजांड जिस भाग पर टिका है, जो इसका आसन है, उसी को क्या कहेंगे, बीजांडासन कहेंगे। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है आज, क्योंकि जो मादा युग्मक है वो कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। तो इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अब देखिए, ये तो सामान्य बात हो गई इस बीजांड के बारे में। यहाँ हम समझ लेते हैं कि बीजांड के बारे में कुछ सामान्य बातें, कि बीजांड अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ सामान्य बातें आपको इसके बारे में जो याद रखनी है वो क्या है। सबसे पहला आप याद रखेंगे अन्य नाम। तो बीजांड का एक और नाम क्या है, क्योंकि इसमें मादा युग्मक बन रहा है जो कि बड़ा होता है, और बड़े को गुरु कहते हैं। तो एक और नाम इसका क्या हो जाएगा, गुरु बीजाणु धानी। क्या है और कहाँ स्थित होती है, तो हमने कहा कि अंडाशय के भीतर है। तो हम यहाँ कहेंगे कि अंडाशय के भीतर छोटी छोटी अंडाकार या गोलाकार रचनाएं होती है। कौन, बीजांड। क्या होती है, अंडाशय के भीतर छोटी छोटी अंडाकार या गोलाकार रचनाएं हैं। संख्या कितनी होती है, तो ये भी आपको याद रखना, एक हो सकती है या अधिक हो सकती है। दूसरी बात, जो बीजांड है, बीजांड एक व्रंत के द्वारा, जैसा कि आपने बनाया वहां, एक व्रंत के द्वारा अंडाशय की भित्ति पर स्थित उभार से जुड़ा होता है, ये इसकी स्थिति हो जाती है। ये क्या हो जाती है, स्थिति हो जाती है। अब यहाँ जिस व्रंत की बात हो रही है वो व्रंत तो क्या कहलाएगा, तो इस व्रंत को तो कहा जाएगा बीजांड व्रंत। और जिस उभार की जो अंडाशय का भाग है जिस पर ये टिका हुआ है बीजांड, उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा बीजांडासन। तो ये तो सामान्य जानकारी हो गई किसके बारे में, बीजांड के बारे में सामान्य ये जानकारी हो जाती है। बस ध्यान देना है कि बीजांड व्रंत जो है ये तो बीजांड का ही भाग है। देखें आप, बीजांड का ही भाग है, इसकी सहायता से ये पूरा बीजांड इस उभार पर टिका हुआ है। लेकिन जो ये उभार है जिसको आप बीजांडासन कह रहे हैं, बताइए ये बीजांड का भाग है या नहीं है, तो ये बीजांड का भाग नहीं है। ये किसका भाग है, यह है अंडाशय का भाग है।
है ना, क्योंकि अंडाशय की भित्ति जो उभार लिए हुए है उस पर बीजांड टिका हुआ है। तो ध्यान देना कि बीजांड व्रंत तो किसका भाग है, बीजांड का, लेकिन बीजांडासन को बीजांड का भाग नहीं माना जाता है। इसको अंग्रेजी में प्लेसेंटा भी कहा जाता है। किसे, बीजांडासन को क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा भी कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई किसकी, बीजांड की सामान्य बातचीत। अब वैसे तो मैंने इस बीजांड को इस प्रकार बना दिया आपको समझाने के लिए, परंतु क्या बीजांड की स्ट्रक्चर यही होती है, तो ऐसा भी नहीं है। बीजांड की विस्तृत संरचना पर बात करते हैं, किसकी संरचना कैसी होती है। तो चलिए इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो बीजांड है जिसके बारे में हमने सामान्य जानकारी लिखी है, वास्तव में इस बीजांड की संरचना कैसी होती है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बीजांड की जो सबसे भीतरी संरचना होती है, जहां अंड कोशिका का निर्माण होता है, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण होता है, इस संरचना को कहा जाता है भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद। क्या कहा जाता है, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद। तो इस प्रकार से ये बीजांड की सबसे भीतरी संरचना मानी जाती है, जिसको मैं सबसे पहले बना रहा हूँ। डायग्राम आप इसी क्रम में बनाएंगे तो बहुत जल्दी ही आप इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेंगे परीक्षा में। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि परीक्षा में हमें किस प्रकार कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। तो आप डायग्राम को यहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले बीजांड की सबसे भीतरी संरचना बनानी है, जो कि क्या कहलाती है, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ दो शब्द, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद। देखिए ये दो अलग अलग शब्द है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पर्याय होते हैं। यानी आप भ्रूण कोश कह दीजिए या मादा युग्मकोद्भिद कह दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये बात ध्यान रखना। एक और शब्द आता है भ्रूण पोष। जनरली 12th क्लास के बच्चे भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में मैंने देखा है बहुत कंफ्यूज रहते हैं। भ्रूण कोश और भ्रूण पोष को एक जैसा समझते हैं, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी इसकी बारी नहीं आई है, जब इसकी बारी आएगी तो मैं इसमें समझाऊंगा। अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, कोश। देखिए कोश का मतलब कोष्टक से होता है, और ये जो आप यहाँ एक कोष्टक बनाया है आपने, यहाँ अंदर बनने वाला है भ्रूण, इसलिए इस कोष्टक का नाम क्या हो गया, भ्रूण का कोष्टक। इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया भ्रूण कोश। जबकि पोष का तात्पर्य तो पोषण से है, तो जब भ्रूण बनेगा पोषण तो उसके बाद होगा, अभी तो भ्रूण ही नहीं बना यहाँ पर, तो पोषण की बात तो हम बाद में करेंगे। अभी बात चल रही है उस कोष्टक की जिसके अंदर भ्रूण बनने वाला है। तो वो कोष्टक कौन है, वो कोष्टक है ये। तो इस कोष्टक को आप क्या कहेंगे, या तो भ्रूण कोश कह देंगे या मादा युग्मकोद्भिद कह देंगे। और इसके अंदर की संरचना कैसी होती है, तो मैं प्रारंभिक से ही आपको समझा रहा हूँ कि भ्रूण कोश के अंदर ऊपरी सिरा जो होता है यहाँ इस प्रकार से, यहाँ तो होती है 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं। संख्या ध्यान रखना, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। उसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ यहाँ इस प्रकार से होती है 2 कोशिकाएं, जिनको सहायक कोशिकाएं कहा जाता है, और एक इस प्रकार से नाशपति के आकार की कोशिका होती है जिसको कहा जाता है अंड कोशिका। तो यही होती है अंड कोशिका। और इन सबके अतिरिक्त यहाँ बीच में 2 केंद्रक होते हैं, और ये जो पूरी कोशिका बन जाती है यहाँ पर, इस कोशिका को कहा जाता है ध्रुवीय कोशिका, या केंद्रक के आधार पर भी इसको एक नाम दिया जाता है द्वितीय केंद्रक। और इस प्रकार से ये 3 कोशिकाएं, तो ये 1 2 3, इधर 3 कोशिकाएं 6, और एक ये पूरी कोशिका 7 कोशिका। तो ये जो 7 कोशिकीय रचना बनती है, जिसके अंदर कुल 8 केंद्रक होते हैं, क्योंकि जो बीच वाली कोशिका है ध्रुवीय कोशिका, इसमें कितने केंद्रक है, 2 केंद्रक। तो इस संरचना को विशेष ध्यान रखना, इस संरचना को कहा जाता है 7 कोशिकीय, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, या 8 केंद्रकीय, 3 केंद्रक तो इनमें है और 2 केंद्रक बीच वाली में है। तो ये जो 7 कोशिकीय या 8 केंद्रकीय संरचना बनी है, इसी संरचना को कहा जाता है भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद।
तो यहाँ चूंकि अंड कोशिका अकेली नहीं है, इसके लिए तो मैं मादा युग्मक शब्द यूज में लूँगा या अंड कोशिका शब्द यूज में लूँगा। लेकिन जब इस पूरी संरचना का नाम लूँगा तब मादा युग्मक नहीं कहूँगा, तब कहूँगा मादा युग्मकोद्भिद। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मादा युग्मकोद्भिद। यहाँ क्लियर हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखना, आगे ये संरचना बहुत काम आने वाली है। चलिए, तो ये पहला भाग हो गया बीजांड का, भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद। इसके अलावा इसका दूसरा भाग होता है बीजांडकाय, जो भ्रूण कोश के चारों ओर इस प्रकार से मृदुतकी कोशिकाओं की एक मोटी परत होती है। मृदुतकी यानी कि पैरेन्काइमा सेल होती है, उसकी एक मोटी, ये जो कि जीवित कोशिकाएं होती है और इसकी इस प्रकार से एक मोटी परत यहाँ चढ़ी होती है, तो इसको कहा जाता है बीजांडकाय। काय मतलब बॉडी। तो ये बीजांड के एक तरह से ये भी कह सकता हूँ कि बीजांड का जो मुख्य भाग है वो यही होता है, मुख्य बॉडी यही होती है जिसमें मृदुतकी यानी पैरेन्काइमा सेल्स पाई जाती है। इस प्रकार से इसमें ये छोटी छोटी सेल होती है, इसको पूरा हमें फिल करना होगा, तो हम इसको पूरा फिल कर देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा बीजांडकाय। बीजांडकाय के बारे में भी मैंने आपको 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या, एक तो बीजांडकाय का मुख्य भाग होता है, दूसरा किसका बना होता है, तो मृदुतकी कोशिकाओं का बना होता है। ध्यान दीजिए, अंदर जो आप संरचना देख रहे हैं मादा युग्मकोद्भिद, इसका निर्माण कौन करता है, तो ये जो आप बाहर बीजांडकाय की कोशिकाएं देख रहे हैं, इस बीजांडकाय की कोशिकाओं में से ही कोई एक कोशिका विभेदित होकर के और आगे विभाजन करती है और इस संरचना का निर्माण करती है। तो कभी पूछ लिया जाए कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कौन करता है, तो कोई और नहीं करता है, ये जो आप इतनी सारी कोशिकाएं देख रहे हैं बीजांडकाय की, इन्हीं में से कोई कोशिका जो है विभेदित हो जाती है और आगे विभाजन करके इस प्रकार अंदर की स्ट्रक्चर यानी मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। इसको विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये 2 रचनाएं हमारी कंप्लीट हो जाती है बीजांड की। बीजांड में मुख्य रचनाएं होती है 6, अभी हमने 2 पढ़ी है, 4 रचनाएं हमें और पढ़नी है। तीसरी रचना क्या होती है कि जो ये बीजांडकाय है, इसके चारों ओर इस प्रकार के कुछ आवरण होते हैं। इन आवरणों को कहा जाता है अध्यावरण। जैसा मैंने ये पहला आवरण बनाया है, ये इस प्रकार का यहाँ ये अध्यावरण इस पर चढ़ा होता है। कुछ में 1 होता है, कुछ में 2 भी हो सकते हैं। जैसा मैं जो बना रहा हूँ उसमें कितने अध्यावरण हैं आप देख सकते हैं, मैंने 2 अध्यावरण बनाए हैं। तो जो मैं बीजांड बना रहा हूँ उसमें कितने अध्यावरण हैं, 2 अध्यावरण हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर 1 अध्यावरण है तो आप इस बीजांड को एक अध्यावरणीय बीजांड कहेंगे। 2 है तो फिर आप क्या कहेंगे, नाम से स्पष्ट है, द्विअध्यावरणीय बीजांड। और मान लीजिए है ही नहीं, कोई अध्यावरण ही नहीं है, तो फिर आप क्या कहेंगे, अध्यावरण रहित बीजांड कहेंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है, आपको याद रह जाएगी। तो इस प्रकार से ये अध्यावरण हो जाते हैं। और अध्यावरण में क्या होता है कि मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि अध्यावरण में ये पहले बीजांड सीधा था, परंतु यहाँ से बीजांड वृंत निकला होता है जो ज़्यादा वृद्धि कर लेता है, जिसके कारण ये घूम करके जो ऊपर वाला भाग, ये पहले भाग ऊपर था, ये तो नीचे आ गया, और जो भाग नीचे था ये ऐसे, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है और इसे घूम करके ऐसा उल्टा हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेन का हेड ऊपर है और ये नीचे है, अब ये घूम करके ऐसे आ जाए तो ऊपर वाला भाग तो नीचे आ गया, नीचे वाला भाग ऊपर हो गया। तो यही घटना कुछ यहाँ हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इस प्रकार से यहाँ से आपको एक फूली हुई रचना बना करके इसको इस प्रकार से नीचे लाना। और तो ये वाली जो रचना है, ये इस प्रकार का जो तंतु बन जाता है, ये बीजांड वृंत है। और ये बीजांड वृंत यहाँ पर इस प्रकार से इस बीजांड के अध्यावरण वाले भाग से जुड़ा होता है। तो ये बीजांड वृंत अधिक वृद्धि कर लेता है, जिसके कारण ये घूम करके क्या हो जाता है कि जो भाग यहाँ नीचे होता है तो घूम करके ऊपर आ जाता है, और ये भाग जो ऊपर था ये घूम करके नीचे आ जाता है। हर बीजांड में ऐसा नहीं होता, परंतु इसमें हुआ है। और जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है प्रतीप बीजांड। तो जो आप ये चित्र बना रहे हैं, ये कौन से बीजांड का है, प्रतीप बीजांड का है। ध्यान दीजिए, ये प्रतीप बीजांड है। इस प्रकार से अन्य बीजांड भी होंगे फिर तो बिल्कुल होते हैं। लगभग 6 टाइप के बीजांड होते हैं, जिनको आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम प्रतीप बीजांड को ध्यान में रख कर ही स्टडी कर रहे हैं। तो ध्यान देना, 3 स्ट्रक्चर हमारा हो गया, मादा युग्मकोद्भिद, बीजांडकाय
अध्यावरण। अब देखिए ये जो रचना आपने यहाँ बनाई है, मैंने कहा इस रचना को आप क्या कहेंगे, तो ये रचना आपकी कौन सी रचना है, ये है बीजांड वृंत। और ध्यान दें बीजांड वृंत का ये भाग जो इस प्रकार से इधर बीजांड के अध्यावरणों से जुड़ा हुआ है, इस भाग को क्या कहा जाता है, तो इस भाग को कहा जाता है हाइलम या नाभिका भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइलम कह दीजिए या नाभिका भी इसको कहा जाता है। ये पहला भाग पढ़ रहे हैं आप बीजांड वृंत, तो हाइलम या नाभिका जो है वो बीजांड वृंत का ही भाग है, अलग से इसको भाग नहीं माना जाता। और अगर बीजांड ज़्यादा वृद्धि कर ले तो इस प्रकार घूमेगा तो यहाँ ये फूला हुआ भाग बन जाता है। तो ये जो उभार लिए हुआ भाग है, इस भाग को कहा जाता है राफे। क्या कहा जाता, तो ये हो गया राफे। तो इस प्रकार से यहाँ आप जो देख रहे हैं ये सब बीजांड वृंत के ही भाग हैं। तो पहला भाग आपका यहाँ ये कंप्लीट हो गया। अब हम इधर से चलते हैं बीजांड वृंत, जिससे ये वाला जो पूरा बीजांड है यहाँ अंडाशय पर की भित्ति पर जो उभार होगा, जिसको आपने पढ़ा था बीजांडासन, उस पर जुड़ा होगा। तो ये वाला भाग बीजांड वृंत है जो बीजांड को अंडाशय की भित्ति से जोड़ने का काम करता है। बीजांड वृंत का वह भाग जो बीजांड से जुड़ता है, ये इसको क्या कहेंगे, इसको हाइलम या नाभिका कहते हैं। और इस अगर ये वृद्धि करके अति वृद्धि कर ले और घूम जाए इस प्रकार से पूरा, तो यहाँ पर एक उभार बन जाता है। इस उभार को क्या कहते हैं, इस उभार को राफे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी हम बात करते हैं कि जो बीजांड का मुख्य बॉडी होता है, यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये होता है बीजांड का मुख्य भाग, जिसको आप कहते हैं बीजांड काय। और बीजांड काय की ही कोई कोशिका विभेदित होकर, मैंने पहले भी बताया आपको, विभाजन करेगी और अंदर ये मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगी। तो पूरी संरचना तो मादा युग्मकोद्भिद है, लेकिन मादा युग्मकोद्भिद के अंदर भी ये 7 कोशिकाएं अरेंज होती है। तो जो ऊपर की 3 कोशिकाएं हैं, इनको तो क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं। बीच वाली ये कोशिका क्या कहलाती है, तो इसको कहा जाता है ध्रुवीय कोशिका, या इसको कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम है, क्योंकि इसमें 2 केंद्रक होते हैं इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है द्वितीयक केंद्रक भी इसको कहा जाता है। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ 3 कोशिकाएं हैं और 3 कोशिकाओं में भी विभेदन है। तो ये जो बीच की कोशिका है, ये तो क्या है, ये है अंड कोशिका, और जो ये 2 कोशिकाएं आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये है सहायक कोशिकाएं। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो अगर इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोलें तो इनको हम कह देते हैं अंड समुच्चय, क्योंकि अंड कोशिका का एक ग्रुप है पूरा, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, अंड समुच्चय। तो ये होता है पूरा मादा युग्मकोद्भिद, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी मादा युग्मकोद्भिद की ही संरचनाएं हैं। तो ये पूरा भाग क्या कहलाता है, इस पूरे भाग को आप, मैंने पहले भी बताया, 2 नाम इसके लिए हम उपयोग में लेते हैं। भ्रूण कोश भी कह सकते हैं, क्योंकि ये यहीं पर भ्रूण बनेगा आगे जा कर के, या ये 7 कोशिकाओं का जो समूह है जिसमें अंड कोशिका भी इंक्लूड है, इसको कहा जाता है मादा युग्मकोद्भिद। क्या कहा जाता है, मादा युग्मकोद्भिद भी इसको कहा जाता है। तो ये बात हो गई। ये वाला जो भाग है हमारा, सॉरी थोड़ा सा हिल गया कैमरा, तो ये वाला जो भाग है हमारा,
ये तो बीजांड ग्रंथ पहला भाग हो गया, मैंने कहा था 6 भाग होते हैं बीजांड में। दूसरा हो जाता है आपका बीजांड काय, और ये तीसरा हो गया कौन, भ्रूण कोश, जिसकी पूरी डिटेल हमने यहाँ स्टडी करी है। तो अगर आप अभी से याद करेंगे तो आगे वाले चैप्टर आपके लिए सरल होते चले जाएंगे। अब देखिए चौथा जो भाग है वो कौन सा भाग हो जाता है। नंबर हम बाहर से भीतर की तरफ कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है, आगे पीछे ये कोई क्रम नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक चौथा भाग आप क्या मान सकते हैं, ये दोनों, ये और ये, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अध्यावरण, है ना। स्टूडेंट मैं फिर दोहरा देता हूँ कि जो मैं ये नंबरिंग आपको दे रहा हूँ 1 2 3 4, ये कोई पर्टिकुलर नंबरिंग नहीं है, बस हम बता रहे हैं कि 6 भाग होते हैं और एक एक करके हम गिन रहे हैं। जैसे एक बीजांड ग्रंथ हो गया, एक बीजांड काय हो गया, 2, तीसरा ये अंदर भ्रूण कोश हो गया, और चौथा ये जो अध्यावरण है ये हो गया। अब 5वां भाग कौन सा है अध्यावरण के लिए, मैंने पहले भी बताया कि बीजांड काय के चारों ओर स्थित कुछ आवरण होते हैं, जिसमें 2 होते हैं बीजांड में अगर बीजांड काय के चारों ओर 2 आवरण है तो द्विअध्यावरणीय बीजांड है, एक है तो एक अध्यावरणीय बीजांड है, और नहीं है तो अध्यावरण रहित बीजांड कहलाएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये भाग जहाँ पर आप देख रहे हैं कोई अध्यावरण नहीं है, तो ये एक छिद्र जैसी रचना यहाँ पर बन जाती है। इस छिद्र जैसी रचना को आप कहते हैं 5वां भाग हो जाएगा, इसको आप कहते हैं बीजांड द्वार। ध्यान देना, बीजांड द्वार जो है शीर्ष की ओर स्थित होता है। अब वापस यही कन्फ्यूजन आपको आएगा कि शीर्ष कहाँ है, तो नीचे है, तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ये पहले ऐसा था, मैंने कहा यहाँ से बीजांड ग्रंथ ज़्यादा वृद्धि कर गया, जिससे ये इस प्रकार से घूमता हुआ ऐसे मुड़ गया। तो ये वाला जो भाग ऊपर था वो तो आ गया नीचे, और जो नीचे भाग था ये वाला ये चला गया ऊपर। और ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है प्रतीप बीजांड में। कल की क्लास में आप इस घटना को भी विस्तार से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये 5वीं घटना हो गई बीजांड द्वार। अब छठा और लास्ट रचना जो होता है इसको आप कहते हैं निभाग। तो निभाग के लिए भी आप एक लाइन सिंपल सी लिख सकते हैं कि बीजांड का जो आधारीय भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है निभाग। तो इस प्रकार से आज आपने बीजांड की संरचना को स्टडी किया। बीजांड की संरचना में भी आपने कौन से बीजांड को पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है प्रतीप बीजांड को। हालांकि ये एक आदर्श संरचना है, प्रारूपिक संरचना है बीजांड की। तो ये आज का हमारा टॉपिक क्या हो गया, बीजांड कह दीजिए, बीजांड, या दूसरा नाम इसका हो जाता है गुरु बीजाणु धानी की संरचना। उम्मीद करता हूँ कि बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की संरचना आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हम उसका समाधान जल्द ही करेंगे। दूसरी बात कि अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हम अंदर देखेंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर आपको ये पूरा डिटेल से बताया है, परंतु इसके बनने से पहले यहाँ पर भी कौन होता है, यहाँ पर भी ये बीजांड काय की कोशिकाएं ही होती है। तो इन बीजांड काय की कोशिकाओं में विभाजन होकर के ये रचना कैसे बन जाती है, तो इस घटना को भी आपको आगे समझना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम इस पर और आगे विस्तार से कुछ वीडियोस लेकर के आएंगे और विस्तार से पूरे गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है या मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण की ये जो प्रक्रिया है इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।